नमस्कार सभी का हमारी तैयारी के डे 18 एनसीईआरटी हिस्ट्री के लेक्चर 6 में सबका स्वागत है। आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है चोला एम्पायर के बारे। इसके बाद जितनी एंशिएंट हिस्ट्री की डिटेल है, जब एंशिएंट हिस्ट्री का मेन सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। हमारी एनसीईआरटी में जो मेन कोशिश थी वो ये है कि हम हिस्ट्री के फाउंडेशन लेकर लें। तो फाउंडेशन यहाँ पे इस तरीके से इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम मिडीवियल हिस्ट्री पे जाएंगे और फिर मॉडर्न में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चोला एम्पायर के बारे आज का लेक्चर है। देखो, चोला एम्पायर जो है, चोला जो किंगडम रहा है, बहुत ही पुरानी फैमिली, रूलिंग फैमिली काफी पुरानी रही है। बस ये था कि स्टार्टिंग में बहुत ही स्मॉल स्केल पे रूल करते थे। सदर्न कावेरी जो रिवर है, कावेरी डेल्टा के आसपास, और इस छोटी सी परिवार जिनका छोटा सा किंगडम था, उन्हें उस टाइम पे मुतरायार बोला जाता था। ठीक है, ये किसी ना किसी और राजाओं के अंडर काम करते रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल एक शॉर्टली बताया था कि पुलकेशिन को पल्लवा रूलर ने मारा था। पल्लवा किंगडम एक रहा है, ये उनके अंडर भी रहे हैं। पर ये बहुत पुराने, इवन अशोका ने इनके बारे लिखा हुआ है अपने अशोकन पिलर के ऊपर कि सदर्न साइड पे कौन से किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे। पांड्या, चेरा और चोला। तो चोला तब भी एग्जिस्ट करते थे, बाद में मतलब लगातार इंपायर चेंज होते रहे हैं। चोला की फैमिली किसी न किसी के अंडर आती रही है। फाइनली टाइम जब आया 1907 से 1215 का, ये जो टाइम था ना, इस टाइम पे चोलास की एक्चुअली पावर इमर्ज हुई। एक टाइम पे चोलास को इंपीरियल चोलास भी रेफर किया जाता है। देखो, इंपीरियल वर्ड का मतलब क्या होता है? इंपीरियल वर्ड का मतलब होता है कि अपनी टेरिटरी से बियॉन्ड जाके और देशों पे जाके कब्जा करना। जो चोलास थे, ये जो टाइम आया 1907 से लेके 1215 का, यहाँ पे दो राजे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं, राजा राजा चोला और उनके बेटे राजेंद्र चोला। ये जो दो रूलर्स थे, इन्होंने चोला पावर इंडिया और इंडिया से बियॉन्ड मनवा के रखती थी। जैसे इन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे एरिया पे भी कब्जा कर लिया था। इसके अलावा जो आपके इंडोनेशिया, आपके कंबोडिया, ये जो सारा एरिया है, और वहां पे अगर आप जाओगे हिंदू टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो जो हिंदू कल्चर वहां पे फैला है ना, क्योंकि चोलास ने वहां पे एक किंगडम एग्जिस्ट करता था, श्री विजयालया, उस किंगडम पे हमला किया। उस किंगडम के ऊपर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। ठीक है, सिर्फ इस बात पे राजेंद्र चोला ने हमला किया था श्री विजया पे। उसका मेन पर्पस क्योंकि ये था कि वहां पे जो राजा थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया कि जो चोलास हैं वो तो मेरे अंडर है। ये जब बात राजेंद्र चोला तक पहुंची, राजेंद्र चोला गुस्सा चढ़ा और उन्होंने हमला कर दिया। जो आज इंडिया और ये सारे एरिया के बीच में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल को एक टाइम पे चोला लेक के तौर पे माना जाता था, क्योंकि चोलास की नेवी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी इस एरिया में। कोई यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता था इनकी पावर को। चोला एम्पायर ये सारे एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ से म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सारे एरिया पे। तो चोलास, मतलब हम सिर्फ ज्यादातर नॉर्थ इंडिया बारे पढ़ते हैं, पर साउथ इंडिया किंगडम भी बहुत सारे बहुत पावरफुल रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए चोला पॉलिटी की बात करें। देखो, कावेरी रिवर हमेशा से इनकी सबसे मेन जो एरिया ऑफ कंट्रोल रहा है, आज के तमिलनाडु का एरिया, उसके अंदर मतलब जो कावेरी आसपास का डेल्टा है, मेनली ये उस रिवर को कंट्रोल करते रहे हैं। ठीक है, चोलास की जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वो मोनार्कल था। राजे के पास सारी की सारी पावर थी, राजे के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता था। वहां पे कोई प्रॉपर लेजिस्लेटर या लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता था। राजे की अपनी जजमेंट, उसकी अपनी मोरालिटी, उसके अपने विश्वास, इन चीजों के ऊपर सारा का सारा सिस्टम आपका काम करता था। अब इसके अलावा देखो, जो इनकी पहले अर्लियर कैपिटल थी वो थी थांजौर। बाद में जब आपके राजेंद्र चोला ने, देखो राजेंद्र चोला एक और चीज के लिए फेमस है। राजेंद्र चोला ने नॉर्थ में भी जो गंगा रिवर है,
बंगाल का जो एरिया है यहाँ तक इन्वेड करके चोला पावर यहाँ तक मनवाई थी। उसके बाद उन्होंने एक टाइटल खुद के लिए लिया था, गंगई कोंडा। देखो कोंडा वर्ड का जो मतलब होता है, कोंडा का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, गंगा के एरिया का डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ये राजेंद्र चोला ने अपने लिए टाइटल लिया था। उसके बाद उन्होंने एक नई कैपिटल की फॉर्मेशन भी की थी, गंगई कोंड चोलापुरम, ये शहर का नाम है। तो पहले थांजौर कैपिटल थी, उसके बाद कैपिटल शिफ्ट करके गंगई कोंड चोलापुरम कर दी गई थी। कांचीपुरम और मदुराई ये दोनों इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर भी थे, जैसे नालंदा बहुत फेमस था, नालंदा तो अपने में यूनिवर्सिटी थी, ये मठ थे, यहाँ पे भी आपकी एजुकेशन बहुत फेमस थी, कांचीपुरम में भी और मदुराई में भी। और इसके अलावा ये रीजनल कैपिटल्स का भी काम करते थे, अच्छे खासे डेवलप्ड शहर थे ये। ठीक है, तो ये रीजनल कैपिटल्स का भी काम करते थे, कई बार राजे यहाँ पे भी आके अपने कोर्ट्स लगाते होते थे ताकि लोकल पॉपुलेशन से और ज्यादा बेटर कनेक्ट कर सके। ठीक है, राजा हमेशा सुप्रीम लीडर होता था और बेनिवोलेंट अथॉरिटी था। बेनिवोलेंट का मतलब होता है कि कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट फैसले नहीं सुनाते थे, लोगों की बातें आराम से सुनाई, मतलब पेश की जाती थी और आराम से वो सुनते थे हर चीज को। देखो चोला एम्पायर के बारे क्वेश्चन जो काफी बार आ चुका है, और ऐसे और भी हमने किंगडम्स के बारे एंशिएंट इंडिया में पढ़ना है, वो है कि एम्पायर को, क्योंकि देखो एक सिंगल यूनिट के तौर पे नहीं कंट्रोल किया जाता था, ये बाकियों के बारे भी हमने मीन एंशिएंट इंडिया जब करेंगे तब सबके बारे ऐसा मैं टेबल बनवाऊंगा आपसे। ठीक है, और कौन कौन कंट्रोल करता था, फिर उनके नाम भी साथ में टाइटल्स भी लिखेंगे। देखो पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस, जैसे आज हम पूरे इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही ये भी अपने एम्पायर को स्टेट्स में या प्रोविंसेस में डिवाइड करते थे, जिन्हें ये कहते थे मंडलम। स्टेट्स के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को ये कहते थे वाला नड्डू। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गए, जो ब्लॉक बन गया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ब्लॉक लेवल ब्लॉक्स बन गए, उन्हें कोट्टम या कुट्रम बोला जाता था। उसके बाद जो आपके विलेज होते थे, विलेजेस को उर या नड्डू बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है कई बारी यूपीएससी के पेपर में भी ऐसे आ चुकी है, जैसे मुगल्स का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2021 के प्रीलिम्स के पेपर में आया था। हाँ, मेरे ख्याल से 2021 के पेपर में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो ये एंशिएंट मिडीवियल में जितने भी ये सिस्टम्स हैं, मैं आपको ये सारे के सारे लिखवाऊंगा। यहाँ पे चोलास के बारे ऑब्वियसली एनसीईआरटी में था, तो हम एनसीईआरटी के बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, पर जब मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे। पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आती जा रही है और जो आपके लेक्चर्स के साथ एक्स्ट्रा डिटेल लिखी हुई है, वो सबको यहीं पे याद करते रहिए। अब इसके साथ इकोनॉमी ऑफ चोलास की बात करें, देखो इकोनॉमी में चोलास के ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्सेस हैं। पहले बात तो एक नॉर्मल दो टैक्सेस की बात करें कि देखो कडम्मी एक टैक्स होता था, जो लैंड रेवेन्यू, जो एग्रीकल्चर से या लैंड रेवेन्यू से जो टैक्स लिया जाता था उसे कडम्बी कहते थे। एक और टैक्स बहुत फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया है, वो है वट्टी। वट्टी क्या होता था, देखो जो बंदा कैश में नहीं टैक्स दे सकता, उन लोगों को बोला जाता था कि अपने पूरे साल के कुछ दिन आपको फोर्स्ड लेबर यानी कि फ्री में लेबर का काम करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कोई कारपेंटर है, अगर वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, उसे लेट्स सपोज बोल दिया कि एक महीना तुमने महल आके कारपेंटरी का काम करना है, तो एक महीना उसे कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, पर एक महीना उसे आके फ्री में काम करना पड़ेगा महल के अंदर। ठीक है, उसके एज और मतलब अलग अलग यूनिक टैक्सेस हैं। वो ये है कि देखो जो पाम ट्रीज होते थे, अगर पाम ट्रीज को चढ़ने के लिए कोई लैडर यूज करता है, यहाँ तो तुम हाथों से चढ़ सकते हो, ठीक है, तो टैक्स नहीं लगेगा, पर अगर आप पौड़ी यूज करते हो, लैडर यूज करते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब भी आपकी फैमिली प्रॉपर्टी फादर से सन को फॉरवर्ड होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, और भी चीजों के ऊपर टैक्सेस थे, जैसे कि यहाँ पे चाहे नहीं है, जैसे जो जिनके घरों की छत पक्की होगी उन्हें अलग से टैक्स पड़ेगा, जो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेगा उसे टैक्स पड़ेगा। तो बहुत ही अनोखे अनोखे इन्होंने टैक्सेस के तरीके निकाले हुए थे, बहुत ही छोटे छोटे से। ऑब्वियसली एक तो बर्डन भी बहुत ज्यादा होगा टैक्सेस का, पर क्योंकि साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर इतना कभी भी प्रोडक्टिव नहीं रहा, इन्होंने टैक्सेस के और तरीके ढूंढे। नॉर्थ इंडियन
नॉर्थ इंडियन किंगडम्स के पास यही एडवांटेज होती थी कि वहां पे गंगा यमुना ये जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे अच्छा खासा आपका एग्रीकल्चर होता था। इस कारण वो एग्रीकल्चर से ज्यादातर टैक्सेस ले लेते थे। प्रोफेशनल टैक्सेस भी लगते थे, पर ऐसे टैक्सेस नहीं कि लैडर चढ़ने पे टैक्स लगेगा, फिर बुने हुए कपड़ों के ऊपर टैक्स लगेगा, ये सारी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगते थे। चोला रूलर्स ने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों टाइप के आपके कॉइन्स जारी किए हैं। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और फोर्ट्स भी कंस्ट्रक्ट किए हैं। थांजौर का टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल्स है, उनका आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है। एक यूनिकनेस है इनके टेम्पल में, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। कमर्शियल टाउन्स को नगारम बोला जाता था, जो बहुत ही एक्टिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मेन सेंटर्स बने हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज और कॉटन का कपड़ा तो एक्सपोर्ट भी किया जाता था काफी ज्यादा। ठीक है, होती थी। तो ये आपको देखो नाम जो है, मैंने आपको कल भी एक टेक्निक सिखाई थी कि नाम हमेशा तोड़ के याद करोगे, हमेशा कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा। देखो जैसे इसे मैं तोड़ के, शाला भोग, शाला, शाला, पाठशाला, ये सारी चीजें मतलब स्कूल और इन सारी चीजों को रेफर किया जाता है। ब्रह्म दया, ब्राह्मण्स को लैंड। देव धन, देव का धन, भगवान का धन, एक तरह से टेम्पल्स को। ठीक है, तो बाकी बस ये वेलन वगाई और ऐसे नॉन पीजेंट का और आपका पल्ली चंडम जो है आपका जैन इंस्टीट्यूशन, बस ऐसे वर्ड्स थोड़े याद करने पड़ेंगे। ज्यादातर का मतलब ना ऐसे तोड़ के निकल आता है। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि मतलब जो मुश्किल वर्ड होते हैं इन्हें तोड़ के हमेशा एनालाइज करोगे ना, पेपर में गेस करना भी आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो ये था आपका ये लेक्चर। थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जहां से हम मिडीवल इंडिया अब शुरू करेंगे।